प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस क्या है तथा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट्स का डिस्कशन किया था। आज हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की वर्किंग क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे फोटोसिंथेसिस वर्क करता है। तो आइए हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वास्तव में दो चरणों में घटित होती है। जो पहला चरण है उसे कहा जाता है लाइट फेज और जो दूसरा चरण है उसे डार्क फेज कहा जाता है। तो प्रथम चरण अर्थात लाइट फेज को लाइट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चरण में होने वाली जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, इस वजह से हम इसे लाइट फेज की संज्ञा देते हैं। इस फेज को हम हिल रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हिल महोदय ने इसे खोजा था। जो प्रकाश अभिक्रिया है या लाइट फेज है फोटोसिंथेसिस का, इसका जो आविष्कारक थे वो हिल महोदय थे। इस वजह से इस फेज को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल की अभिक्रिया। यह होती कहाँ है? प्रश्न उठता है कि जो लाइट फेज है ये क्लोरोफिल के किस पार्ट में होता है। तो आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होते हैं। हरित लवक के दो पार्ट हैं, एक है आपका ग्रेना और एक है आपका स्ट्रोमा। तो यह जो लाइट फेज का रिएक्शन है यह ग्रेना रीजन में होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना रीजन में होता है, यानी हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है। जब आप सेल्स के बारे में पढ़ा होगा 9th में, तो वहां पे ग्रेना था स्ट्रोमा के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब बताया गया रहा होगा तो वहां पे ग्रेना तथा स्ट्रोमा की डिस्कशन हुए होंगे। तो जो ग्रेना रीजन है उसी में आपका फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज की घटना संपादित होती है। अब इस लाइट फेज में होता क्या है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, इस चीज का हम डिस्कशन करेंगे। तो लाइट फेज को हम पुनः 3 स्टेप्स में बांट देते हैं। पहला जो स्टेप है वह है प्रकाश का अवशोषण, दूसरा स्टेप है जल का अपघटन या उसका विघटन, और तीसरा है एडीपी का एटीपी में तथा एनएडीपी का NADPH2 में ट्रांसफर। और यहां से जो हमको एटीपी तथा NADPH2 प्राप्त हुए, इन्हीं का उपयोग डार्क फेज में एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में किया जाता है और डार्क फेज को संपादित किया जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये स्टेप्स हैं क्या। प्रकाश का अवशोषण, निश्चित तौर पे मैंने बताया था जब रिएक्शन अभी पिछले लेक्चर में हमने लिखा था कि यहाँ पे हम एक बार फिर लिख देते हैं 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल सनलाइट, और यहां से हमको ग्लूकोज मिलता था 6H2 6O2। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि सनलाइट है हमारे पास। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया शुरू होती है, किसी भी काम की शुरुआत के लिए आपके पास एनर्जी का होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर एनर्जी हो तभी जाकर के अब उस काम की शुरुआत होती है। सेम वैसे ही फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला काम होता है सनलाइट, यानी जो विकिरण ऊर्जा है उस विकिरण ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना। उस विकिरण ऊर्जा को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। तो पहले चरण में होता क्या है? प्रकाश का अवशोषण होता है, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा।
और क्लोरोफिल के किस रीजन में यह एब्जॉर्प्शन होगा, तो आप देख रहे हैं कि वह ग्रेना रीजन होगा। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना रीजन में यह अवशोषण की प्रक्रिया होगी। अब जब यह एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो निश्चित तौर पे उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसे क्लोरोफिल को नाम दिया जाता है ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल। यही ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल या एनर्जेटिक क्लोरोफिल जल के कणों के विघटन में उपयोगी होगी। तो पहले चरण में आपने देखा कि क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है और प्रकाश का अवशोषण करके ऊर्जा युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। यह जो ऊर्जा आई उसका वह उपयोग कहाँ करता है, जल के कणों को विघटित करने में। और ये जो जल के कण होंगे ये विघटित हो करके क्या देंगे, ये दूसरे चरण में आ गया जल का विघटन। जल विघटित होकर के हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे। आप यहां पे देख रहे हैं यह जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी नहीं आया और हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो गई। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से होती है, तो जल के अपघटन से होती है। वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि जल के अपघटन से हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो गई। और यह जो ऑक्सीजन निकला ये पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा या पर्णरंध्रों के जो छिद्र हैं, पर्णरंध्रों से यह निकल करके वायुमंडल में बाहर आ जाते हैं और यही ऑक्सीजन हम लोग अपने रेस्पिरेशन में उपयोग करते हैं। तो यहां पे यह है कि ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल इस जल के कणों को विघटित कर देगी और इसके विघटन के उपरांत हमें हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति होगी। और ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे या ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये अगले चरण में उपयोगी होंगे। यहां पे इसी चीज को फिगर से दिखाया गया है कि ये सन है, सन से आने वाली जो विकिरण एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल करता क्या है, इस जल के मॉलिक्यूल को विघटित करके H+ आयन तथा इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन करता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर के पास पहुंचता है और यह इलेक्ट्रॉन रिसीवर इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कहां ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में कन्वर्ट भेज देता है। ETS यहां पे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र एक है, उसमें इसको ट्रांसफर कर देता है। तो यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की मदद से ही जो ADP होगा अर्थात एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, वह फॉस्फेट अणुओं को अपने साथ जोड़ेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो ATP होता है यही आपके डार्क फेस में एनर्जी बंडल्स का काम करता है। एनर्जी बंडल का काम करेगा, अर्थात ब्लैक फेस में जो ऊर्जा प्राप्त हो, लाइट फेस में तो ऊर्जा किससे प्राप्त हो गई, प्रकाश से, किंतु डार्क फेस में ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, वो यहाँ पे फर्स्ट फेस लाइट फेस में जो ATP का निर्माण हुआ है इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। वहां यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ATP में जो ट्रांसफर होता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है
फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है यह एडीपी को एटीपी में ट्रांसफर करने वाली जो प्रोसेस है, इसे यह नाम दिया गया है। यहां से ऑक्सीजन निकलकर बाहर चली गई। इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग एडीपी को एटीपी में ट्रांसफर करने में हो गया। जो बचा हुआ हाइड्रोजन आयन है, इस आयन का उपयोग निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को NADPH2 में कन्वर्ट करने में इसका उपयोग होता है। अर्थात NADP प्लस 4H पॉजिटिव, ये जब आएगा ये बना देगा आपका 2NADPH2। ये भी, इनका भी उपयोग डार्क फेस में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में होगा। यहां से आप देख रहे हैं कि दो प्रोडक्ट हमें मिले, लाइट फेस से दो प्रोडक्ट मिले। एक तो मिल रहा है NADPH2 और दूसरा मिल रहा है ATP। तो ATP का जो प्रयोग होगा वो डार्क फेस में दूसरे चरण में, फोटोसिंथेसिस के दूसरे चरण में एनर्जी बंडल्स के रूप में यूज होगा। और जो NADPH2 होगा, इसका जो उपयोग होगा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे विघटित करने में होगा। तो डार्क फेस में हम इसका अध्ययन अभी करेंगे। तो आपने यहां पे देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रकाश का अवशोषण हुआ क्लोरोफिल के द्वारा। यहां से क्लोरोफिल ऊर्जा युक्त हुआ, ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल। यह ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल जल के कणों का विघटन करेगा या अपघटन करेगा। अपघटित करके यहाँ पे ये कुछ उत्पाद बना रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर हो रहा है और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन निकल रही है वो पत्तियों के पर्णरंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वह ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। इलेक्ट्रॉन ग्राही से यह चला जाता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे क्या करता है, यह सिस्टम ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। अर्थात एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और यह जो ATP होगा यही एनर्जी बंडल के रूप में काम करेगा डार्क फेस में। ADP को ATP में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है जो सेकेंड प्रोसेस है घटित हो रहा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन आयन आया, यह हाइड्रोजन आयन यहाँ पे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को अर्थात NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करने में उपयोग में आता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन आप देख रहे हैं जुड़ करके क्या बना लेता है, 2NADPH2 का निर्माण करता है। और यह जो 2NADPH2 होता है यह डार्क फेस में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण तथा उसके विघटन में उत्तरदायी होता है। तो लाइट फेस में हम कुछ इतनी प्रक्रियाओं को देखते हैं। आइए अब हम डार्क फेस का डिस्कशन करते हैं कि डार्क फेस में ATP तथा NADPH2 को यूज करके हम कैसे ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। आइए देखें। प्रकाश चरण के उपरांत अब हम देखते हैं कि डार्क फेस कैसे वर्क करता है। तो फोटोसिंथेसिस के डार्क फेस में मैंने अभी बताया था जो लाइट फेस में प्रोडक्ट होते हैं अर्थात ATP तथा NADPH2, इन्हीं का उपयोग करके हम अपने लाइट डार्क फेस को आगे बढ़ाते हैं। तो डार्क फेस के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि डार्क फेस है क्या। तो हमने देखा था कि लाइट फेस में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, किंतु डार्क फेस में सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। एनर्जी की आवश्यकता इसमें भी होगी, लेकिन उस एनर्जी की पूर्ति कहां से होगी, ATP के माध्यम से हो जाती है, जिसका निर्माण लाइट फेस में हो चुका है।
प्रत्यक्ष एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह जो घटना होती है यह प्रकाश रहे या प्रकाश न रहे दोनों अवस्थाओं में संपादित हो सकती। अगर प्लांट में एटीपी विद्यमान है तो निश्चित तौर पे यह रिएक्शन संपादित होती रहेगी। अब यहां पे देखते हैं कि इसको अप्रकाशित अभिक्रिया क्यों कहते हैं। डार्क फेज के नाम से ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि लग रहा है कि यह अभिक्रिया अंधेरे में होती होगी, अर्थात जो लाइट फेज की अभिक्रिया है वो दिन में होती है और जो डार्क फेज की अभिक्रिया होती है अंधेरे में अर्थात रात में होती है। ऐसा एकदम नहीं है, आप इसको जरा सा भी कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपादित होती रहती हैं, अर्थात डार्क फेज अभिक्रिया भी दिन में होती है। इस अप्रकाशित अभिक्रिया कहने का मतलब या डार्क फेज कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस फेज में सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम ब्लैक मैन रिएक्शन भी कहते हैं। इससे भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्लैक मैन रिएक्शन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया डार्क यानी ब्लैक कंडीशन में हो रही है, डार्क कंडीशन में हो रही है, इस वजह से ऐसा ब्लैक मैन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। इस रिएक्शन को ब्लैक मैन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया की जो खोज किया था, इस चरण के बारे में जो अध्ययन किया था, उस साइंटिस्ट का नाम ब्लैक मैन था। इस वजह से इस अभिक्रिया को ब्लैक मैन रिएक्शन कहा जाता है। अब ब्लैक मैन रिएक्शन या फिर डार्क फेज, फोटोसिंथेसिस के डार्क फेज में होता क्या है, अगर हम इस पर ध्यान दें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवघटन होता है। लाइट फेज में किसका अवघटन हुआ था? जल का, और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई थी। अब यहां पे किसका अवघटन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवघटन होगा और हमें किसकी प्राप्ति होगी? ग्लूकोज की प्राप्ति होगी। तो यह जो रिएक्शन है वास्तव में डार्क फेज, यह कार्बन डाइऑक्साइड के अवघटन तथा ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया है। यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन यह जो निर्माण हो रहा है यहाँ पे भी 3 चरणों में संपादित होता है। जैसे लाइट फेज में 3 चरणों में एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण हुआ था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी ग्लूकोज का जो निर्माण होगा वह 3 चरणों में संपादित होगा। ये 3 चरण कौन से हैं उसे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में RDP की अभिक्रिया होगी और यह दोनों अभिक्रिया करके आपस में PGA बना लेंगे, अर्थात रिबलोज डाइफॉस्फेट जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु रिबलोज डाइफॉस्फेट के 12 अणुओं से रिएक्शन कर करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु का निर्माण करेंगे। तो पहले चरण में होता क्या है? कार्बन का अवशोषण होता है, इसे ट्रैप कौन करता है? RDP, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PGA में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके रिबलोज डाइफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे चरण में यही जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यह NADPH2 के साथ जुड़ करके 12PgAl अर्थात फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण करता है। यहाँ पे 12 PGA का निर्माण हुआ था। ये 12 PGA 12 NADPH2 अणुओं से मिलकर के क्या बना लेंगे? 12 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणुओं का निर्माण करते हैं। और ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणुओं का निर्माण हुआ, इस निर्माण प्रक्रिया में जो NADPH2 था पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADP में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने देखा था कि जो NADP है इसका उपयोग कहाँ हुआ था? लाइट फेज में NADP ने हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करके, हाइड्रोजन आयन से जुड़ करके NADPH2 का निर्माण किया था।
और NADPH2 का निर्माण जो वहां हुआ था उसका उपयोग कहां हो रहा है? TGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में, और यहां पे फिर NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADP में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहां जो प्राप्त NADP है पुनः लाइट फेज के लिए मुक्त हो जाता है और कहां पहुंच जाएगा? लाइट फेज की प्रक्रिया में फिर अपना योगदान देने के लिए पहुंच जाता है। तो यहाँ पे द्वितीय चरण में हमको क्या प्राप्त हुआ? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे जो 12 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमको प्राप्त हुए थे, तीसरे चरण में इनका विघटन होता है। ये जो 12 थे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु, इनमें से 10 तो पुनः RDP में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात रिबोलोज डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यह जो RDP होगा पुनः इस प्रक्रिया में आ जाएगा, इस प्रक्रिया के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और जो 2 PgAl हैं, अर्थात 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु हैं, इनका जो कन्वर्जन होगा वो किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में हो जाएगा। तो आपने देखा कि डार्क फेस में होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपघटन हो रहा है। किस रूप में, कैसे यह होता है? RDP रिबोलोज डाइफॉस्फेट इसे एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? PGA फॉस्फोग्लिसरल्डिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यह NADPH2 के साथ जुड़ करके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ NADP को निर्मुक्त करता है, और वह NADP चला जाता है लाइट फेस में। नेक्स्ट जो आपका 12 PgAl का निर्माण हुआ, ये 12 PgAl में 10 जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अणु हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिबोलोज डाइफॉस्फेट में, और ये पुनः पहुंच जाते हैं डार्क फेस के प्रथम चरण के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे 2 PgAl हैं, अर्थात जो 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु हैं ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? ग्लूकोज में, अर्थात C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस ढंग से 3 चरणों में जाकर के यह पूरी प्रक्रिया संपादित होती है। इसे हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं वह हमने इस रिएक्शन में दिखाया है। आप जो है हाई स्कूल स्तर पर इन स्टेप्स को ड्रॉप करके सीधे सीधे यह अभिक्रिया लिख सकते हैं कि डार्क फेस में यह अभिक्रिया संपादित होती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन अभिक्रिया होती कैसे है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड था, मैंने 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। यहाँ से इस पूरे चरण को संपादित करने के लिए, इन संपूर्ण चरणों को संपादित करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। उस एनर्जी की आपूर्ति मैंने बताया था कौन किया करेगा, तो लाइट फेस में निर्मित जो ATP था वही हमें एनर्जी सप्लाई करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उस एनर्जी को लिख दिया, ATP को, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या जिसका उपयोग हो रहा है? NADPH2 का उपयोग हो रहा है। तो हमारे पास अभी जो चीजें विद्यमान थी इन सबों को हम बाईपास कर रहे हैं। इस अभिक्रिया को दिखाने के लिए हम जो बीच की चीजें बन रही हैं इन्हें बाईपास कर रहे हैं। जो हमारे पास विद्यमान है उसी चीज का यहाँ पे हम उपयोग दिखा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति से हमको प्राप्त हो रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ATP हमें लाइट फेज से मिल गया, तो ATP NADPH2 हमें लाइट फेज से उत्पाद के रूप में मिला था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसका उपयोग हमने किया। और इन तीनों का उपयोग जब हम करेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड है अपघटित होकर के ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यहाँ से जो ATP था पुनः ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ADP में कन्वर्ट हो गया तो कहाँ चला जाएगा? पुनः का चला जाएगा लाइट फेस में, जहां यह पुनः किस में कन्वर्ट होगा? ATP में कन्वर्ट होकर के फिर डार्क फेस में उपयोग में आएगा। नेक्स्ट आपका NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ढंग से यहाँ पे ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, तथा NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, और ATP, ADP तथा
NADP ये कहाँ चले जाएंगे, लाइट फेस में चले जाएंगे, पुनः किसमें कन्वर्ट होने के लिए, ATP तथा NADPH2 में कन्वर्ट होने के लिए। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में आप जल का भी निर्माण होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जल का जो निर्माण होगा वह कहाँ से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन वाली प्रक्रिया में होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अर्थात डार्क फेस में घटित होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को, चूंकि एक चक्र है, उस चक्र को हम क्या नाम देते हैं, इसे केल्विन साइकिल नाम देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की डार्क फेस में जो एक चक्राकार प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या देते हैं, केल्विन साइकिल नाम देते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, केल्विन साइकिल बना के। इसे क्या कहा जाता है, केल्विन साइकिल। तो यह रिएक्शन किसका है, केल्विन साइकिल से जुड़ा हुआ है। अब एक हम केल्विन साइकिल बनाते हैं और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केल्विन साइकिल का निर्माण यहाँ पे दिखाया गया है। कि वास्तव में केल्विन साइकिल है क्या, डार्क फेस में जितने भी रिएक्शंस अभी हमने संपादित किए थे, उन सबको एक समराइज वे में लिखने का तरीका है कि कैसे कैसे कौन सी चीज कब, फिर उसके बाद दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण कैसे संपादित हुए। इसमें आपको दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, कार्बन फिक्सेशन पहला चरण था। कार्बन फिक्सेशन के बाद जो ATP था, यह एब्जॉर्ब होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ADP में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस ATP का उपयोग कहाँ किया गया था, कार्बन के फिक्सेशन में होता है। सेकेंड स्टेज में इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा और इस अवस्था में जो NADPH2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में। जो तीसरी अवस्था थी उसमें रीजनरेशन ऑफ RUBP, यह एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ही इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता था। ये कैटलिस्ट का काम करता है और आप जानते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, रिएक्शन के उपरांत अपने ओरिजिनल फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस चरण में RUBP जो एंजाइम है ये बाहर निकलता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP इस चरण में है। इस चरण में पहुंचने पर हमें क्या क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा और साथ ही साथ RUBP जो है यह बाहर निकल जाएगा और पुनः इस चक्र को उत्प्रेरित करने के लिए उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे इस साइकिल को ही कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे, फिर उसका हम रिडक्शन करेंगे, अपघटन करेंगे, अपघटन के उपरांत कैसे हम इसमें से ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे, यह एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। और इस चक्र को देने वाले कौन थे, केल्विन थे। इसी वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, केल्विन साइकिल नाम दिया जाता है। तो हो सकता है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में ये चीजें आपसे न पूछी जाएं, किंतु जो प्रक्रिया थी हमने अभी समझाया था डार्क फेस को, उस प्रक्रिया को या उस फेस को पूर्ण करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आप लोग भी अपने नोट्स में इसे बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तो ठीक है, नहीं पूछा जाता है तो इसको डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में फोटोसिंथेसिस बड़े ही संक्षिप्त रूप में दिया गया। किंतु किसी चीज को पूर्णतः समझने के लिए निश्चित तौर पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हमको देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये चीज कराई गई। तो बस आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बने, ATP था, NADPH2 था, ये चीजें क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बस आज हम अपना लेक्चर यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू।